हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करेंगे हमारे डी फार्म सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में, जिसमें आज हम अपने चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, फार्मेसी इंडिया लाइव को। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9389516306 पर कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया लिखकर भेजें और फार्मेसी रिलेटेड न्यू लेक्चर्स और अपडेट्स लेते रहें। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर 4 है उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें पार्ट फर्स्ट में हमें पढ़ना है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है आउट पेशेंट्स, इन पेशेंट्स में। सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे अपना पार्ट सेकंड में कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू एनआईसीयू इमरजेंसी वार्ड। जो ये हमारे आईसीयू एनआईसीयू होते हैं, ये हमारे इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जाता है, जहाँ पर उनकी कंडीशन खराब रहती है जिन पेशेंट्स की। और पार्ट थर्ड में हम ये कवर करेंगे ऑटोमेटेड ड्रग्स डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड देयर स्टोरेज। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट फर्स्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन में क्या दिया गया है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। क्या है? फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल, यानी कि ड्रग्स का फिजिकल ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ड्रग कहाँ स्टोर रहती है हॉस्पिटल में? एक स्टोरेज एरिया होता है, वहां पे ड्रग स्टोर करके रखी जाती है हॉस्पिटल में। तो उसी को हमें ट्रांसफर करना है स्टोरेज एरिया से पेशेंट के बेड साइड पर, यानी कि जो पेशेंट्स को जिस ड्रग की जरूरत है, जिस ड्रग की नीड है, उसके बेड तक वो पहुंचानी है। तो ये है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल, यानी कि ड्रग का फिजिकल ट्रांसफर करना स्टोरेज एरिया से टू द पेशेंट बेड साइड, पेशेंट के बेड तक पहुंचाना। दिस इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो दो टाइप्स की हो सकती है, टू टाइप्स की हो सकती है। पहला है हमारा इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है हमारा आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन और आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये है क्या चीज? तो धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं क्या है ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा एक तरह का सिस्टम होता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? इन पेशेंट सर्विसेज, यानी कि जो हमारे पेशेंट्स पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है उनको सर्विस दी जाती है। और दूसरा आउट पेशेंट सर्विसेज। आउट पेशेंट सर्विसेज मतलब जो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटलाइज नहीं रहते, वो एडमिट नहीं रहते, वो बाहर से हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास, फिजिशियंस के पास आते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई लिखवाकर सिम्टम्स वगैरह बताकर चले जाते हैं। तो अलग अलग तरह की सर्विस दी जाती है। जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनके लिए, जो पेशेंट सिर्फ दवाई लेने आते हैं प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा डॉक्टर्स को सिम्टम्स बता के, वो ये हमारे टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, इन पेशेंट सर्विसेज एंड आउट पेशेंट सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा, आप देखते हैं इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है, इसमें क्या होता है, वही सारी चीज इसमें हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें दिया गया है, इन पेशेंट्स आर दोज हु गेट हॉस्पिटलाइज्ड। इन पेशेंट्स जो होते हैं हमारे वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो या एडमिट रहते हैं या हॉस्पिटलाइज्ड हो। मतलब कि कोई बहुत सीरियस बीमारी या कोई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी उनको हुई हो तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द, यानी कि उपचार के लिए कोई अगर कोई घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, उसके लिए उन्हें एडमिट रहना पड़ेगा। डॉक्टर या फिजिशियन उनको देखना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, देखकर जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम से डॉक्टर को बुला के उसको देख सके। कोई इंजरी है या सर्जरी वगैरह है उसको
उसको रिकवर करने के लिए डॉक्टर पेशेंट्स को अपने पास रोक लेते हैं, यानी कि उनको एडमिट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन यानी कि किसी चीज की या किसी दवाई की लत लग जाती है तो उसके लिए भी हम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इनपेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द आउटपेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया। जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि इनपेशेंट और आउटपेशेंट, तो जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, इनपेशेंट डिपार्टमेंट वालों के लिए जो ड्रग आती है वो आउटपेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया से ही आती है, यानी कि एक ही फार्मेसी होता है, वहीं से ही इनपेशेंट डिपार्टमेंट वाले दवाई खरीदते हैं और वहीं से ही आउटपेशेंट डिपार्टमेंट वाले दवाई खरीदते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, द फार्मासिस्ट इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग द ड्रग्स फॉर आउटपेशेंट कैन डिस्पेंस ड्रग्स फॉर इनपेशेंट, यानी कि जो फार्मासिस्ट बैठा है फार्मेसी पे वही दवाई देगा किसको, जो हमारे आउटपेशेंट हैं और जो हमारे इनपेशेंट हैं। यानी कि इनपेशेंट्स जो होंगे अंदर वाले उनके लिए नर्सेज वगैरह दवाई लेने आएंगी और जो हमारे आउट पेशेंट्स होंगे वहां पे पेशेंट्स दवाई लेने आएगा। तो फार्मासिस्ट जो फार्मेसी पे फार्मासिस्ट बैठा होगा वही दोनों को दवाई देगा, यानी कि डिस्पेंस करेगा, चाहे वो आउट पेशेंट हो या इन पेशेंट हो। नेक्स्ट है हमारा, द फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट्स वार्ड। जो हमारी दवाइयां इन पेशेंट्स वार्ड, जो पेशेंट्स एडमिट हैं और जो वार्ड में दवाइयां जाएंगी हमारी, उसके लिए क्या होना चाहिए, वेल स्किल्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ। यानी कि जो हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स यानी कि पेशेंट्स एडमिट हैं तो उनके द्वारा जो दवाई जाएगी उनके पास तक फार्मासिस्ट द्वारा एक वेल एजुकेटेड स्टाफ होना चाहिए और उनके पास एक प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, यानी कि उनको नॉलेज होनी चाहिए दवाइयों की कि कौन सी दवाई कहां पर रखी है, कौन सी दवाई कब देनी है, उनको अल्फाबेटिकली दवाई रखने का तरीका ये सब कुछ पता होना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने का तरीका ये सब कुछ आना चाहिए उनको। अब जो ये है हमारा जर्नल फ्लो चार्ट फॉर इन पेशेंट, ये हमारा एक तरह का फ्लो चार्ट है जो हमारे पेशेंट्स अंदर एडमिट हॉस्पिटलाइज रहते हैं उनके लिए एक फ्लो चार्ट है। इसमें क्या होता है हमारा, आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो डॉक्टर द्वारा सिम्टम्स को देखकर या पूछकर दिया जाता है। आरएक्स रिटन बाय डॉक्टर के द्वारा आरएक्स लिखा जाता है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन। अगर कोई इन पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको कौन कौन सी मेडिकेशन देकर घर भेजना है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के द्वारा जो डॉक्टर या फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया था वो रिसीव किया जाएगा फार्मासिस्ट के द्वारा। उसके बाद फार्मासिस्ट जो है फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगा, उसको देखेगा, उसके बाद उसको डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन जो होगा डॉक्टर का जो पर्चा होगा प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर ने दवाई की होगी उसमें जो दवाइयां या मेडिसिन लिखी होगी उसको पेशेंट्स को देगा या नर्स को देगा, जो भी वहां पे होगा। उसके बाद फ्री या तो फ्री दी जाएंगी वो, बाद में उनका पेमेंट या बिल वगैरह होगा या कैश के द्वारा ली जाएंगी या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा ली जाएंगी। उसके बाद फार्मेसी में रिटर्न्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट इशू, अगर जो कोई रिटर्न दवाइयां कोई रिटर्न हुई हैं उनका देखना है, रिटर्न ऑफ क्रेडिट क्या है, क्रेडिट इशू, अगर जो क्रेडिट दवाइयां वापस देने में या फिर लेने में कोई इशू आ रहा है वो देखेंगे। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन कॉपीड बाय नर्स, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा वो नर्स कॉपी करेगी। नेक्स्ट इनपेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर, इन पेशेंट के लिए जो मेडिकेशन मंगवाई गई है, ऑर्डर दिया गया है वो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा रिसीव होगा फार्मासिस्ट के द्वारा, यानी कि दवाई तो जो है फार्मासिस्ट के पास ही मिलेगी ना फार्मेसी पे, तो उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट के द्वारा रिसीव होगा, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा नर्स को। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ ऑर्डर, जो दवाइयां डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होगी वो फिल की जाएंगी, यानी कि एक थैले या पॉलिथीन वगैरह या कोई बॉक्स होगा उसमें भरी जाएंगी। फिर ऑर्डर जो दिया गया होगा डिस्पेंसिंग ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाइयां लिखी होगी उनको डिस्पेंस किएगा, ऑर्डर करेगा
मंगवाएगा और उसको देगा, जो पेशेंट होगा या फिर जो नर्स होगी वहां पे उसको वो देगा। फिर उसके बाद चार्ज होगा, चार्ज मतलब पेमेंट। तो ये हमारे कुछ स्टेप है जनरल फ्लो चार्ट इन पेशेंट्स के लिए। इन पेशेंट्स को दवाई कैसे देनी है या फिर कैसे कैसे उनका फॉलो होगे स्टेप्स इन पेशेंट्स के लिए, फ्लो चार्ट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो हमारे इन पेशेंट्स की बात हो रही थी, जो हमारे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स थे, यानी कि पहले से ही एडमिट थे या एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में आके। अब बात हो रही है आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आउट पेशेंट होंगे, जो दवाई लेने बाहर से आएंगे, जो एडमिट नहीं होंगे पहले से ही, उनको दवाइयां कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती होंगी, ये सब पढ़ना है। तो पॉइंट है इसमें द पेशेंट हु बेयर नॉट एडमिट इन हॉस्पिटल। आउट पेशेंट क्या होते हैं? आउट पेशेंट हमारे वो होते हैं जो एडमिट नहीं होते हॉस्पिटल में, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं या उन्हें जरूरत नहीं होती है एडमिट होने की, बट रिसीविंग जनरल और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, लेकिन उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। जैसे किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया है तो उनको एडमिट होने की जरूरत नहीं होती, वो डॉक्टर के पास आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयां सिम्टम्स वगैरह बताते हैं और डॉक्टर उनको दवाइयां अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करके दे देता है, तो उनको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिसीविंग जनरल और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नोन एज आउट पेशेंट, जो पेशेंट सिर्फ दवाई लेकर चले जाते हैं, उनको वो एडमिट नहीं होते, तो वो आउट पेशेंट होते हैं हमारे। इनको हम क्या और क्या बोल सकते हैं? दे आर आल्सो नोन एज एम्बुलेटरी सर्विस। ऐसा हो सकता है कि इनको एम्बुलेंस लेकर आती है और इनको दवाई वगैरह दिलाकर डॉक्टर से फिजिशियन से बात कराकर फिर एम्बुलेंस लेकर आती है, फिर एम्बुलेंस छोड़कर आती है। मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट्स को एडमिट होना पड़े। अब देखते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ आउट पेशेंट के क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है हमारी आउट पेशेंट के लिए। तो फर्स्ट है हमारी इमरजेंसी आउट पेशेंट। इमरजेंसी आउट पेशेंट, नाम पढ़कर हेडिंग देखकर आपको पता लग रहा होगा कि कोई इमरजेंसी वाला पेशेंट है, उसको किसी चीज की इमरजेंसी है या फिर कोई उसको ऐसी बीमारी है जो उसको एकदम से ही हॉस्पिटल लाना पड़ा। फॉर इमरजेंसी आउट पेशेंट, फॉर इमरजेंसी आउट पेशेंट मतलब जो आउट पेशेंट इमरजेंसी वाले होते हैं, जिनको एकदम से ही इलाज की जरूरत होती है। 24 आवर सर्विसेज आर गिवन हु रिक्वायर इमीडिएट केयर फॉर द सर्वाइवल। कोई आदमी हार्ट अटैक वगैरह किसी को हुआ, नॉर्मल वो बैठा है, अगर जो उसका हार्ट अटैक हुआ तो उसको पहले से तो वो एडमिट था नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसको हार्ट अटैक होगा, तो इसलिए उसको इमरजेंसी सर्विस चाहिए। यानी कि 24 आवर्स सर्विसेज आर गिवन, वो जाएगा हॉस्पिटल में, आउट पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल में, तो उसको 24 आवर्स सर्विस दी जानी चाहिए, क्योंकि वो रिक्वायर करता है इमीडिएट केयर। एकदम से उसको केयर की जरूरत पड़ी, वो ठीक था, नॉर्मल था वो इंसान, लेकिन उसको एकदम से केयर की जरूरत पड़ी तो वो जाएगा हॉस्पिटल में आउट पेशेंट और उसको केयर दी जाएगी हॉस्पिटल द्वारा, इमरजेंसी वार्ड द्वारा, तब जाके वो होगा। यानी कि इमरजेंसी आउट पेशेंट, जो आउट पेशेंट्स हमारे इमरजेंसी टाइम पर आते हैं, उनको एकदम से जरूरत होती है किसी फिजिशियन या डॉक्टर की। नेक्स्ट है हमारा रेफर्ड आउट पेशेंट। सेकंड है हमारा रेफर्ड आउट पेशेंट। तो इसमें क्या होता है, यानी कि आउट पेशेंट को रेफर किया जाता है दूसरी जगह पे। These patients are referred to the hospital for a specific purpose। हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस, या फिर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हॉस्पिटल में उसको रेफर कर देंगे ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल। अब कोई पेशेंट आउट पेशेंट कोई छोटे मोटे क्लिनिक पर गया तो वहां पर उसको जो फैसिलिटी चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह कुछ चाहिए, और वो वहां पर नहीं है, तो उसको रेफर कर देंगे किसी बड़े हॉस्पिटल में विद अ प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिशनर और पेशेंट नीड एक्स्ट्रा केयर। अगर किसी पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा नीड है या कुछ एक्स्ट्रा जरूरत है जो कि हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जैसे किसी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उनको ऑक्सीजन की नीड होती है। अब छोटे मोटे जो क्लिनिक होते हैं वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते, तो उनको बड़े हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो रेफर्ड आउट पेशेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह रेफर करना, किसकी वजह से? लैक ऑफ फैसिलिटीज, यानी कि उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है, फैसिलिटीज की वजह से दूसरे क्लिनिक में उनको भेज देते हैं। थर्ड है हमारा स्पेशल आउट पेशेंट। स्पेशल आउट पेशेंट में देखते क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जनरल चेकअप, यानी कि उनके जो जनरल चेकअप थे किसी प्रैक्टिशनर द्वारा चेक हुआ, वो उसकी बीमारी वगैरह जो डिसीजेस थी वो चेक हुई, द पेशेंट आर आस्क्ड टू गो फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस। उसके बाद जो पेशेंट है
अगर जो डॉक्टर ने उसका चेकअप वगैरह किया और डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि अंदर क्या टेस्ट वगैरह या कोई ब्लड टेस्ट कराना है या कुछ भी, उसको दर्द पथरी वगैरह का दर्द हुआ तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड वगैरह या चेकअप होंगे, तो डॉक्टर तो देख बताएगा नहीं, उसको चेकअप के द्वारा ही पता चल पाएगा। ऑफ द क्लिनिक पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्पेशल आउट पेशेंट होते हैं जो कि हमारी एक्यूरेट डायग्नोसिस लेना चाहते हैं, तो उनको एक ट्रीटमेंट यानी कि वो अपने टेस्ट वगैरह कराते हैं, या तो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराने या फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराने, डायग्नोसिस कराने, तो उसके बाद ही स्पेशल आउट पेशेंट, इसमें स्पेशल आउट पेशेंट आते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर रिसीविंग द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो स्पेशल आउट पेशेंट थे उन्होंने एक्यूरेट डायग्नोसिस लेने के लिए अपने टेस्ट वगैरह कराए, चेकअप वगैरह कराए, और टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद यानी कि सब कुछ पता चल गया उनके बॉडी में क्या दिक्कत थी, क्या बीमारी थी, फिर उसके बाद मेडिसिन दी जाएगी पेशेंट्स को डॉक्टर द्वारा। फिजिकल आउट पेशेंट यानी कि स्पेशल आउट पेशेंट को डॉक्टर द्वारा जब उसकी रिपोर्ट वगैरह टेस्ट वगैरह होकर रिपोर्ट आ जाएगी तब उसको दवाई दी जाएगी। जैसे कभी देखते हैं बुखार हो जाता है, 3-4 दिन तक हम दवाई लेते रहते लेकिन बुखार उतरता नहीं है, फिर क्या करते हैं हम, डॉक्टर हमारा टेस्ट कराता है किसी फीवर का, या अगर जो उसको सिम्टम्स के द्वारा वायरल लगता है या टाइफाइड या मलेरिया कुछ भी लगता है तो वो टेस्ट लिख देता है। उसके बाद टेस्ट में हमारी जो है रिपोर्ट में टेस्ट में पता चल जाता है कि कौन सा हमें फीवर है। उस फीवर को देखते हुए जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये वाला फीवर है तो उसके हिसाब से वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट्स को, तो वही स्पेशल आउट पेशेंट की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट क्लासिफिकेशन में जनरल आउट पेशेंट्स। इसमें क्या होता है, these patients come for the general checkups। ये जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं कुछ अपने नॉर्मल जनरल चेकअप्स वगैरह जैसे बीपी वगैरह या बुखार वगैरह नपवा लेते हैं, उसके लिए आते हैं। एंड मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब टू देम, डॉक्टर द्वारा मेडिसिन जो उनको बता दी जाती है, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेनी है। दे में आइदर अंडरटेक माइनर सर्जरी, सुपरफिशियल सर्जरी और टेस्टिंग हॉस्पिटल, यानी कि अगर जो उनकी कोई माइनर सर्जरी होनी है, छोटी मोटी सर्जरी, कोई फुंसी फोड़ा या उनको कोई गांठ वगैरह हुई उसकी सर्जरी होनी है, उसके लिए जनरल आउट पेशेंट होते हैं। और सुपरफिशियल में तो कोई बड़ी सर्जरी होनी है उसके लिए उसे दवाई, नॉर्मल चेकअप्स के लिए दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर भेज देता है, ये होता है इसमें। इन शॉर्ट टर्म द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज ओपीडी। छोटे टर्म में जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है हमारा उसको हम ओपीडी बोलते हैं, यानी कि ओपीडी। ओपीडी मींस आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा नो मेडिकमेंट्स शुड बी इशूड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी दवाई दी जाती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, मतलब जो आउट पेशेंट होते हैं हमारे उनको दवाई दी जाती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, कोई भी दवाई हम उनको नहीं दे सकते जब तक कि किसी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब ना किया हो, यानी कि नो मेडिकमेंट शुड बी इशूड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी दवाई फार्मासिस्ट को नहीं देनी है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। नेक्स्ट है हमारा द आउट पेशेंट एक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिगर। अब आउट पेशेंट की कुछ एक्टिविटीज है जो कि हम एक फिगर के द्वारा देखेंगे। इसमें स्टेप वाइज हमें दिया गया है कि हमें जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे देखना होता है, यानी कि आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट। ये हमारा आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट है, किस तरह की एक्टिविटी वहां फॉलो होती है, क्या क्या होता है। तो पहला जो इस पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया है प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर। सभी को पता है जो हमारी सिम्टम्स होती हैं वो पेशेंट डॉक्टर को बताता है, उसी को देखते हुए डॉक्टर हमें दवाई प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि दवाई देता है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर। डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया जिस पे दवाई लिखी होंगी। नेक्स्ट पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन रिसेट बाय फार्मासिस्ट, यानी कि जो हमारा फार्मासिस्ट होगा फार्मेसी पे उसके द्वारा वो रिसीव किया जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जो होगा उसको फिल किया जाएगा। नेक्स्ट में डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट दवाई लेने के लिए खड़ा होगा उसको दवाई दे दी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या क्या होगा, रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल। एक फाइल होती है रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल, यानी कि जितने भी हमारे आउट पेशेंट वाले आउट पेशेंट आते हैं उनकी एक फाइल बनती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन फाइल, और एक उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। उस फाइल को कंट्रोल करके, यानी कि खूनी नहीं चाहिए, कौन पेशेंट हमारे पास आया है, हमने उसको क्या दवाई दी है, ये सारा डाटा हमारे पास होना चाहिए। यानी कि
फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या हुआ था, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया किसको, फार्मासिस्ट को दिया, तो पेशेंट्स को, यानी कि पेशेंट फार्मासिस्ट के पास लेके आया, उसके बाद फार्मासिस्ट द्वारा प्रिस्क्रिप्शन को फिल किया गया कि क्या क्या उसमें दवाइयां हैं, ये सब पढ़ा गया उसमें। उसके बाद डिस्पेंसिंग टू पेशेंट, यानी कि जो दवाई उसमें लिखी हुई थी वो फार्मासिस्ट ने पेशेंट्स को दे दी। अब उसमें क्या होता है, रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल, इनके पास एक रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल होती है जिसमें सारा डाटा मेंटेन करके रखा जाता है, और उसके बाद कंट्रोल्ड प्रिस्क्रिप्शन फाइल, यानी कि उसको अच्छे से संभाल कर रखा जाता है कि कौन कौन पेशेंट आए, कितनी एंट्री हुई, कितने पेशेंट हमारे पास आए थे, उनको हमने क्या क्या ड्रग दी। ये एक तरह की एक्टिविटी है, यानी कि इसको जरूरी है करना, ये करना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट। इसमें फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में हमारा ट्रांसक्रिप्शन, सिलेक्शन, लेबलिंग, यानी कि देखते हैं कि इस पेशेंट के हिसाब से इसका बॉडी वेट ये है, या इसका जो भी है हाइट ये है, एज ये है, उसके हिसाब से हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं दवाइयों का, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई रखी रहती है उसका सिलेक्शन करते हैं, लेबलिंग वगैरह करते हैं। ये सब करके लास्ट में हम जो आउट पेशेंट होता है उसको दे देते हैं दवाई। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट इज मेरा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट्स फॉल विद इन 4 कैटेगरीज व्हिच आर एज फॉलो, यानी कि हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो देखते हैं, पहला है हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। सेकंड है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इसको हम चार्जिंग पॉलिसी भी बोल सकते हैं। अब कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के हमारे दो पार्ट है, जिसमें पहला है हमारा चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम और दूसरा है हमारा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें किसी चीज की चार्ज है, यानी कि किसी जैसे कोई दवाई लेगा तो उसमें पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह से। नॉन चार्ज मतलब अगर जो कोई पेशेंट दवाई लेगा तो उसमें चार्ज नहीं लगेगा, इस तरह से कुछ है। ये देखते हैं, आगे पढ़ेंगे सिस्टम को। थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ये हमारा थर्ड है, यानी कि कॉम्बिनेशन है किस किस का। ये पहले वाला जो था इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यानी कि इन दोनों का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा थर्ड पॉइंट है। तो धीरे धीरे करके पहले ये पॉइंट पढ़ेंगे, फिर सेकंड पॉइंट के पार्ट पढ़ेंगे, फिर थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। फोर्थ है हमारा यूनिट डोज सिस्टम, यानी कि एक यूनिट डोज, एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल की बात चल रही है कि उसको देना, ऐसे नहीं कि एक बहुत सारी टैबलेट हमारे पास लाकर रख दी, वो नहीं। यूनिट मतलब एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल देना किसी पेशेंट को। इसमें फर्स्ट है हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम और दूसरा है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। फिफ्थ है हमारा सैटेलाइट फार्मेसी और सिक्स्थ है हमारा बेड साइड फार्मेसी। ये धीरे धीरे करके हमको पढ़ने, एक्सप्लेनेशन करने हैं। तो इसमें हमारा जो पहला सिस्टम था वो था हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखते हैं इसमें क्या बोलता है ये। फर्स्ट जो इसमें हमारा पॉइंट है वो दिया गया है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय द स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। ये जो सिस्टम है हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमारा अडॉप्ट किया जाता है, लिया जाता है या गोद लिया जाता है किसके द्वारा, स्मॉल या फिर जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल, या तो कोई छोटे हॉस्पिटल हो उसके द्वारा या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल। सेकंड पॉइंट है हमारा इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक तरह का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का टाइप है। वेयर फिजिकल राइट्स द प्रिस्क्रिप्शन, जो हमारे फिजिशियन होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सभी को पता है जो हमारे फिजिशियन डॉक्टर है वही प्रिस्क्रिप्शन लिख के फार्मासिस्ट तक पहुंचाते हैं। फॉर इंडिविजुअल पेशेंट, अलग अलग पेशेंट्स के लिए, अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। Who obtains the drugs prescribed from any medical store, जो दवाइयां उस पर लिखी रहती हैं वो किसी भी मेडिकल स्टोर से हम परचेज कर सकते हैं। और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बाय पेइंग ऑन चार्जेस, यानी कि इसमें हम जो है जो दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जाती हैं वो हम किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, या फिर जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी यानी कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वहां से हम इसको खरीद सकते हैं बाय पेइंग ऑन चार्जेस, यानी कि जो दवाई हम ले रहे हैं
या तो बाहर मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं या फिर अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी से ले रहे हैं, उसके चार्जेस जो दवाई हम ले रहे हैं उसके चार्जेस हमें, उसके पैसे हमें खुद देने पड़ेंगे अपने पास से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दिस सिस्टम द मेडिकेशन आर केप्ट इन नर्सिंग यूनिट, यानी कि जो मेडिकेशन रखी जाती है वो हमारी नर्स जो होती है उनके पास रखी जाती है। नर्सेज को पता होता है कि कौन सी दवाई कब देनी है, डॉक्टर्स वगैरह उस पे लिखे होते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, तो नर्स के पास ये दवाइयाँ जमा होती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्स इंचार्ज, यानी कि जो नर्सों की जो नर्सिस होती है उनकी जो इंचार्ज होती है उसके देख दिखाव में रखी जाती है वो दवाइयाँ। अब देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या क्या है, यानी कि जब आपको पता है कुछ ना कुछ जो नई चीजें होती हैं उनके कुछ ना कुछ फायदे होते हैं तो उनके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें पढ़ना है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल मेडिकेशन ऑर्डर इज डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। इसमें एक फायदा है, जो भी मेडिकेशन ऑर्डर यानी कि जो भी दवाइयों का ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन गया होगा फार्मेसी पे वो रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा बाय द फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के द्वारा देखा जाएगा, तो दवाई देने में या पेशेंट को खिलाने में कोई गलती नहीं होगी। सेकंड है हमारा, इजी इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट डॉक्टर नर्स एंड पेशेंट इन द मेडिकेशन मैटर, यानी कि दवाई लिखने से लेकर पेशेंट को दवाई देने तक उसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है, डॉक्टर का होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दूसरे नंबर पे उस प्रिस्क्रिप्शन को नर्स किसके पास ले जाती है, फार्मासिस्ट के पास ले जाती है, यानी कि डॉक्टर नर्स को प्रिस्क्रिप्शन देता है फिर नर्स उसको फार्मासिस्ट के पास ले जाती है, यानी कि एक इंटरेक्शन बना रहता है तीनों के बीच, डॉक्टर नर्स और फार्मासिस्ट के, तो गलती होने का चांस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड है हमारा, परचेसिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्पेस रिक्वायर्ड लेस इन कंपैरिजन टू अदर सिस्टम, यानी कि जो हमारे और सिस्टम है जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें परचेसिंग कॉस्ट वगैरह जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि जो दवाइयाँ लिए हैं उनके पैसों का जो मोल भाव है वो सब कुछ एक जगह लिखा रहता है, यानी कि इधर उधर नहीं होता, जो डॉक्टर के द्वारा नर्सेज को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो सब अदर सिस्टम के हिसाब से, यानी कि रिक्वायरमेंट लेस होती है इनकी, जो इन पे परचेजिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्पेस रिक्वायर्ड लेस इन कंपैरिजन अदर जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से ये अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस में देखते हैं इस सिस्टम की डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, देयर आर चांसेस ऑफ पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड मेडिकेशन, यानी कि चांसेस हो सकते हैं, डिले हो सकता है, देरी हो सकती है कि हमें जो दवाई है वो लेट मिले, यानी कि टाइम पर ना मिले फार्मासिस्ट के द्वारा, या नर्स फार्मेसी पर प्रिस्क्रिप्शन ना लेकर जाए, वो तो लेट हो सकता है रिक्वायर्ड मेडिकेशन दवाई लेने में पेशेंट को। एंड द इंक्रीज इन कॉस्ट टू द पेशेंट, और जो कॉस्ट है दवाइयों की वो पेशेंट के लिए बढ़ सकती है, यानी कि हमको क्या पता जो नर्स दवाई लेके आ रही है वो कितने रुपए की है, तो वो पेशेंट को कितनी चाहिए कैसे चाहिए, तो दवाई की जो कॉस्ट है वो बढ़ी मिल सकती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारा। सेकंड है, दिस सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड इन लार्ज हॉस्पिटल, जो ये सिस्टम है ये हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में यूज नहीं होता, सिर्फ छोटे हॉस्पिटल्स में यूज होता है। नेक्स्ट है, डिफिकल्टी इन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इन एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट, अगर जो फार्मेसी पे फार्मासिस्ट अब्सेंट है यानी कि वो नहीं है या फिर किसी काम से गया है इधर उधर, तो डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी दवाइयों को देने में, जो नर्स दवाइयां लेने आएंगी प्रिस्क्रिप्शन लेकर उनको देने में दिक्कतें होंगी अगर जो फार्मासिस्ट नहीं होगा वहां पे दवाई देने के लिए। सेकंड है हमारा, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया था कंप्लीट फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि एक फ्लोर की बात चल रही है उसको कंप्लीट स्टॉक होना चाहिए, यानी कि एक वार्ड है, एक फ्लोर है, यानी कि एक एरिया है, वहां पे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, तो वहां पे सभी पेशेंट का एक स्टॉक यानी कि कंप्लीट स्टॉक रखने की बात चल रही है, इससे हमें ये पता चल रहा है। देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज द सिस्टम वेयर ड्रग्स आर स्टोर्ड एट ईच फ्लोर, मतलब ये एक तरह का सिस्टम है, चाहे हॉस्पिटल में 5 फ्लोर हो, 6 फ्लोर हो, 7 फ्लोर हो, हर एक फ्लोर पे दवाई को स्टोर करेंगे, यानी कि ईच फ्लोर पे पेशेंट्स की नीड के हिसाब से दवाई को स्टोर करके रखेंगे, और नियर टू द बेड एट नर्सिंग स्टेशन, नर्सिंग एक स्टेशन होता है वार्ड के अंदर, जो वार्ड होता है जहाँ पे पेशेंट्स एडमिट रहते हैं
एक नर्सिंग स्टेशन होता है, वहां पे दवाइयों का स्टॉक रखा रहता है कि इस पेशेंट्स को ये दवाई देनी है, इस पेशेंट्स को जरूरत के हिसाब से हम वहां से दवाइयां उठा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडर दिस सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, बोथ फार्मेसी एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू पेशेंट, यानी कि जो हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं और जो हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस वाले सिस्टम में कि नर्सिस जो है पेशेंट्स के हिसाब से नीचे से दवाइयां लाएगी फार्मेसी पे से, तो फार्मासिस्ट भी इसमें जिम्मेदार होगा और नर्स भी इसमें जिम्मेदार होगी। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग द ड्रग्स आर स्टोर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन, इस सिस्टम के हिसाब से जो हमारी ड्रग्स होंगी, दवाइयां होंगी, वो नर्सिंग स्टेशन पे स्टोर करके रखी जाएंगी। एडमिनिस्टर्ड बाय नर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ फिजिशियन, जैसे ही उनको डॉक्टर या फिजिशियन उनको ऑर्डर देगा कि इस पेशेंट को ये दवाई देनी है, उसके अकॉर्डिंग वो नर्सिंग स्टेशन पे से दवाइयां उठाएंगी और पेशेंट तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स विच आर डिस्पर्स्ड इन कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम्स आर कैटेगराइज्ड एज, अब देखते हैं कि जो ये कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, इसको कितनी तरह से कैटेगराइज, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें हमारा चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स और सेकंड हमारा नॉन चार्ज फ्लोर। नाम से आपको पता चल रहा है, यानी कि फ्लोर पर जो दवाइयां बिकेंगी उन पर चार्ज लगेगा, यानी कि उनको चार्ज देना पड़ेगा। और जो इस वाले इसमें क्या बोला गया है, नॉन चार्ज, यानी कि जो दवाइयां उस फ्लोर पर से नर्सिस पेशेंट तक पहुंचाएंगी उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो देखते हैं ये हमारा जो है वो है चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक ड्रग, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। इसमें क्या बताना चाहते हैं हमें, फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें दिया गया है, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर दोज वेयर पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग का मतलब है वहां पर जो भी एक सिंगल डोज या ड्रग या कैप्सूल या दवाई या गोली जो भी पेशेंट्स को दी जाएगी, हर एक चीज का हिसाब रखा जाएगा और उस पर चार्ज लगाया जाएगा, यानी कि उसको पैसा देना पड़ेगा उन दवाइयों का जो वो दे रहा है, ले रहा है मतलब। एडमिनिस्टर्ड टू हिम, जो नर्सिस द्वारा दवाइयों से दी जा रही हैं, सिंगल डोज, डबल डोज या कोई भी किसी भी तरह की दवाई दी जा रही है, उनको हर एक चीज का चार्ज देना पड़ेगा, हर एक दवाई का, हर एक गोली का उसको चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि पैसे उसको पेमेंट बिलिंग करनी पड़ेगी उसकी। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स इन वेरियस वार्ड्स इज डिसाइडेड बाय द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, यानी कि जो ड्रग हमारी सिलेक्ट की जाती है अलग अलग वार्ड के लिए कि इस वार्ड में, जैसे कोई हमारा अलग अलग वार्ड होते हैं, बच्चों के वार्ड अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं, और ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह, हाई बीपी, लो बीपी, इस तरह के अलग अलग वार्ड बांटे जाते हैं हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक। तो उसी तरह से जो हमारी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है, ये हमारा ड्रग का सिलेक्शन करती है अलग अलग वार्ड के लिए, अलग अलग जो वार्ड्स बटे गए हैं उसमें सिलेक्शन करती है कि कौन कौन से वार्ड है और किस किस वार्ड में क्या क्या दवाइयां जाएंगी। ये किसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स लाइक, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई हमारी जो बैक्टीरिया को किल करती है, एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि किसी का अगर जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसके लिए एंटी कोगुलेंट, एंटी एपिलेप्टिक, जो मिर्गी वगैरह के दौरे पड़ते हैं उसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेते हैं हम, एंटी डिप्रेसेंट, ये सारी जो ड्रग है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं और जो सिलेक्ट की जाती है ड्रग वो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, कौन कौन से मेथड हैं डिस्पेंस करने के, दवाई देने के चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग वाले में। इसमें है एनवेलप मेथड। एनवेलप आप सभी को पता होगा, एनवेलप क्या होता है, एक लिफाफा टाइप होता है। एनवेलप एक लिफाफा को बोलते हैं, एक लिफाफा होता है जो चारों तरफ से कवर होता है, उसमें दवाई रख सकते हैं। इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में फार्मासिस्ट फिल्स प्री लेबल्ड एनवेलप्स, फार्मासिस्ट जो है पहले से ही, कोई लेबल नहीं होता उस पे पहले से ही दवाइयां फिल करके रख देता है विद नीडेड ड्रग, जो कि किसी वार्ड में जरूरत पड़ सकती है किसी ड्रग की, एंड गिव्स इट टू नर्सिंग वार्ड, यानी कि वो दवाई या वो जो एनवेलप है वो किसको देगा, एक नर्स को दे देगा और वो नर्स उसको वहां ले जाकर रख देगी वार्ड में। नेक्स्ट है द नर्स आफ्टर रिसीविंग द एनवेलप, अब जो फार्मासिस्ट के द्वारा जो लिफाफा एनवेलप दिया जाएगा
फार्मासिस्ट के द्वारा किसको दिया जाएगा, नर्स को। वो उसको वार्ड में ले जाकर रख देगी, राइट्स द नेम एंड रूम नंबर ऑफ पेशेंट। अब वो क्या करेगी, जिसको वो एनवलप दिया जा रहा है या जिस भी रूम में वो जा रहा है उस पेशेंट का नाम और रूम नंबर उस लिफाफे उस एनवलप के बाहर लिख देगी, ऑन द एनवलप, यानी कि उस लिफाफे के बाहर लिख देगी क्या, पेशेंट का नेम और रूम नंबर, एंड पुट इट इनटू बास्केट, एक बास्केट टाइप होगी प्लास्टिक की, उसमें उसको रख देगी, एंड सेंड टू फार्मेसी। और फिर उसके बाद रूम नंबर लिखा उस पे, उसका पेशेंट का नाम लिखा और एक बास्केट में रखकर फार्मेसी यानी कि फार्मासिस्ट के पास फार्मेसी डिपार्टमेंट में भेज देगी फॉर कॉस्टिंग, यानी कि उसका बिलिंग करने के लिए, पेमेंट बताने के लिए कि हमको इसका पेमेंट बनाकर भेज दो, जो कि हम अकाउंटिंग ऑफिस में भेज सके, यानी कि जो जो दवाइयां इसमें है वो कितने कितने रुपए की है, कितनी उनकी कॉस्ट है, वो सारा सेक्शन करके फॉरवर्डिंग टू बिलिंग सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग ऑफिस, यानी कि जो उसका बिल बनकर आएगा उसको हम अकाउंटिंग ऑफिस में भेज देंगे। सेकंड है हमारा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग मतलब किसी भी नाम से पढ़ के पता चल रहा है कि कोई भी चार्ज नहीं लेना है, इसमें जो ड्रग फ्लोर पे डिवाइड होगी या बांटी जाएगी पेशेंट्स को नर्सेज द्वारा। इसमें हमारा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड टू ऑल पेशेंट्स ऑन द फ्लोर। जितने भी पेशेंट्स हमारे फ्लोर पर हैं सभी को वो ड्रग जो है डिस्पेंस की जाती है, बांटी जाती है ऑन नॉन चार्ज बेसिस, मतलब उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता उनसे। अब देखते हैं इसमें क्या मेथड है। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग इन नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स में कौन सा मेथड है, जैसे चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स में कौन सा मेथड था, एनवेलप मेथड था। अब इसमें देखते हैं नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स में कौन सा मेथड है हमारा। इसमें हमारा ड्रग बास्केट मेथड, ये हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, ड्रग बास्केट मेथड। देखते हैं दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन नर्स वेरीफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन ऑल रूम्स एज वेल एज इन द रेफ्रिजरेटर एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर अ मास्टर लिस्ट ऑफ फार्मेसी। यानी कि इसमें क्या बता रहा है, ड्रग बास्केट मेथड में क्या बता रहा है हमें, ये जो है अडॉप्ट किया जाता है किसके द्वारा, नर्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। नर्स इसमें वेरीफाई करती है कि नर्सिस के पास कितना स्टॉक दवाइयों का बचा हुआ है, कितना उनको लाना है, या कितनी अवेलेबिलिटी दवाई जो है उनके पास कितनी अवेलेबल है रूम्स के अंदर एज वेल एज इन द रेफ्रिजरेटर। जो नर्सिस वार्ड में कोई फ्रीज वगैरह रेफ्रिजरेटर रखा होगा जिसमें ठंडी दवाई जिनका टेम्परेचर कम होना चाहिए वो दवाई रखी होंगी, तो स्टॉक वगैरह बास्केट वगैरह में चेक करती है, रेफ्रिजरेटर में चेक करती है और एक लिस्ट तैयार करती है कि हमारे पास ये दवाइयां हैं और ये दवाइयां का इतना स्टॉक खत्म हो चुका है, इतना स्टॉक आना बाकी है और कितनी लानी है, कितनी भेजनी है, जो एक्स्ट्रा दवाई है उसको वापस भेजना है। तो एक मास्टर लिस्ट तैयार करती है फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर दैट द नर्सेस फिल डिमांड्स, यानी कि उस वार्ड में अगर जो किसी दवाई की डिमांड है तो नर्सेस फिल करके देती है डिमांड फॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग, यानी कि नर्स जो है वो एक फॉर्म भर कर देती है, उसको डिमांड करती है कि उस वार्ड में इन दवाइयों की जरूरत है, एक फॉर्म फिल करके देती है एट द फ्लोर पर व्हेन देयर इज एम्प्टी कंटेनर, अगर जो कोई बॉक्स या कोई रेफ्रिजरेटर खाली हो तो उसको एक डिमांड भर के देती है, अगर जो कंटेनर खाली है द नर्सेस टेक इट इन द ड्रग बास्केट, ड्रग बास्केट के अंदर उस कंटेनर को रख देती है, जो कंटेनर होते हैं जो खाली होते हैं। वंस द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड, जब प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाता है तब। नेक्स्ट है द ड्रग बास्केट कंटेनिंग एम्प्टी कंटेनर, जो ड्रग बास्केट है उसमें जो कंटेनर है वो खाली है, एंड डिमांड फॉर्म फॉर फ्लोर स्टॉक सप्लाई सेंड टू द फार्मेसी, और उस बास्केट को जो खाली बास्केट है उसके अंदर जो खाली कंटेनर है उसको वो भेज देती है कहाँ पे, फार्मेसी डिपार्टमेंट में भेज देती है, और वहां पर डिमांड होती है कि ये जो कंटेनर थे हमारे पास ये खाली हो चुके हैं, हमें और कंटेनर चाहिए पेशेंट्स के लिए, सप्लाई चाहिए। सेकंड है हमारा सेकंड मेथड है इसमें मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट में देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टेनलेस स्टील ट्रॉली, ये एक तरह की ट्रॉली होती है स्टेनलेस स्टील की जो बनी हुई होती है,
विच इज माउंटेड ऑन बॉटम टायर्स, यानी कि ये भरी हुई होती है टायर्स से लेके माउंटेड मतलब चट्टानों की तरह ऊपर से जो टायर होते हैं ऊपर तक ये ट्रॉली जो है भरी हुई होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गेट द मेडिसिन विया दिस यूनिट। जो ये ट्रॉली होती है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस ट्रॉली में से ये दवाइयां निकाल लेती हैं अगर किसी पेशेंट को चाहिए, या फिर उस ट्रॉली को लेकर चली जाती हैं और पेशेंट के पास ट्रॉली खड़ी मतलब खड़े कर देते हैं, और जो भी उस पेशेंट्स को जरूरत होती है या फिर जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया हुआ होता है उसको उसमें से निकाल कर दे देती हैं। अब एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसके क्या एडवांटेज यानी क्या क्या फायदे हो सकते हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के। इट इज रेडली अवेलेबल फॉर द रिक्वायर्ड ड्रग्स, यानी कि ये बहुत ही जल्दी तैयार रहते हैं जो इसमें जो ड्रग्स है इस सिस्टम में ड्रग्स जो पहले से ही अवेलेबल रहती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट मिनिमाइजेस द रिटर्न ऑफ ड्रग टू फार्मेसी, यानी कि अगर जो कोई दवाइयां या कोई स्टॉक वहां पर आता है तो बहुत कम ही दवाइयां वहां से वापस बचकर जाती हैं, सभी यूज हो जाती हैं। रिटर्न मतलब कम दवाइयां रिटर्न होती हैं। रिड्यूस नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सन आर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें जो फार्मेसी पर्सन है वो हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती, वो पहले से पैक करके रख देते हैं और वो दवाइयां वहां से बनकर चली जाती हैं। तो यानी कि फार्मेसी जो पर्सन है हमारे उनकी ज्यादा नीड नहीं होती, एक या दो से काम चल जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक में देखते हैं, चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर में भी हाई, यानी कि कोई मेडिकेशन अगर जो हमारे पास पहले से ही है और पेशेंट्स को देनी दूसरी है लेकिन उसको दूसरी दी गई है दवाई, तो मेडिकेशन एरर यानी कि दवाइयों का इधर उधर पेशेंट्स को देना, जब पहले से ही स्टॉक है उसमें जब हम उनको पेशेंट्स को देंगे तो गलती हो सकती है, उसमें एरर हो सकता है कि गलती से कोई दवाई दूसरे पेशेंट्स को दे दे जो दूसरे को देनी थी। इंक्रीज ड्रग इन्वेंट्री ऑन द प्रोचेस, अब जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है नर्सिंग वार्ड होता है वहां पे दवाइयों का जो स्टॉक है वहां पे बहुत ज्यादा भर जाता है, स्टॉक भर जाता है, तो इंक्रीज ड्रग इन्वेंट्री यानी कि वहां पे चट्टान लग जाती है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है दवाइयों की। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज ऑन द वार्ड, जब बहुत सारी दवाइयां वहां पर चली जाएंगी तो क्या फैसिलिटीज होगी, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज, हमको स्टोरेज करने में दवाइयों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मे रिक्वायर कैपिटल आउटलेट टू प्रोवाइड देम, मतलब हमें कुछ बाहर से मंगाना पड़ेगा उनको स्टोर करवाने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला था वो, एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में पढ़ना है क्या है और कहाँ यूज होते हैं। तो देखते हैं, इट इज यूज्ड इन दोज हॉस्पिटल, ये जो सिस्टम है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो दोनों सिस्टम है इनको कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। तो ये क्या है, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, ये उन हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं वेयर पेशेंट हैव टू पे फॉर देयर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको उसका एडमिट होने का पेमेंट करना पड़ता है। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जब वो एडमिट होते हैं, तो इट इज यूज इन दोज हॉस्पिटल्स, ये उन हॉस्पिटल में यूज होते हैं जहां पर पेशेंट को पे करना होता है, यानी कि बिल का पेमेंट करना होता है अपने आप को एडमिट करने के लिए या एडमिट होने के बाद। नेक्स्ट है हमारा इन दिस सिस्टम देयर प्राइमरी एम्स टू डिस्पेंस द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम में क्या बताया गया है, द प्राइमरी एम, जो हमारा सबसे पहला टारगेट है, एम है टू डिस्पेंस द ड्रग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाइयां लिखी गई हैं उसी बेस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे, फालतू इधर उधर स्टॉक ना लगाएं। नेक्स्ट है हमारा टुडे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल यूजेस दिस सिस्टम, आजकल क्या हो रहा है, ये वाला जो सिस्टम है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल हॉस्पिटल में। सम हॉस्पिटल मॉडिफाइज इट टू इंक्लूड द यूज ऑफ यूनिट डोज मेडिकेशन, कुछ हॉस्पिटल ने इसी को ही मॉडिफाई करके क्या बना दिया, यूनिट डोज मेडिकेशन। यूनिट डोज मेडिकेशन जो है हमारा नेक्स्ट सिस्टम है, उसको हम आगे देखेंगे क्या है। अब देखते हैं, दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये जो सिस्टम है ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा फॉलो किया जाता है।
एंड ऑल्सो प्राइवेट हॉस्पिटल, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो है जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते वो भी इसको फॉलो करते हैं। रन ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ये तो गवर्नमेंट के द्वारा खोले जाते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ये काम करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना इनको कोई फायदा चाहिए और ना इनको नुकसान चाहिए, तो उस पर ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल आइटम्स आर गिवन टू द पेशेंट, जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं वो पेशेंट्स को दी जाते हैं, हु परचेजेस, जो खरीदता है, एंड डिपॉजिट, यानी कि जब वो खरीदते हैं फिर उनको उसको डिपॉजिट भी करना पड़ता है। Those items in a hospital wards on rooms under the supervision of registered head, जो registered head होगा वो उनको देखा रेखी करेगा, उनका देखेगा कि जो आइटम सर्जिकल खरीदे गए हैं, जो परचेज किए गए हैं, वो डिपॉजिट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, वो उसको रजिस्टर्ड हेड वहां पर खड़ा होकर देखेगा, उसका काम यही होगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिट डोजिंग डिस्पेंसिंग यूनिट, मतलब एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है, देखते हैं क्या है। इट इज द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेस टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट्स को यूनिट डोजेस देने की बात चल रही है, कंटेनिंग अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग, यानी कि पहले से ही हमें ड्रग पता होनी चाहिए कि ये पेशेंट है, इसको दिन में 3 गोली देनी है, 4 गोली देनी है, पहले से हमें पता होनी चाहिए इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे कि 1 टैबलेट और 1 कैप्सूल, सिर्फ हम इतना ही लाएंगे, 1 टैबलेट या 1 कैप्सूल यूनिट डोज डिस्पेंस, यानी कि पेशेंट को या तो 1 टैबलेट या 1 कैप्सूल, इसके हिसाब से डिस्पेंसिंग होगी ड्रग की। These unit doses are either stored or distributed from main pharmacy department only। अब अगर जो कोई पेशेंट को दवाई दी जाएगी तो वो मेन फार्मेसी डिपार्टमेंट से ही खरीदी जाएगी, स्टोर भी वहीं करके रखी जाएगी, यानी कि आर आइदर स्टोर्ड, या तो वो स्टोर्ड वहां पे वो मेन फार्मेसी डिपार्टमेंट पे, या डिस्ट्रीब्यूट की जाए फ्रॉम मेन फार्मेसी डिपार्टमेंट ओनली, यानी कि जो ड्रग हमारे पास होगी, अगर जो पेशेंट को 1 गोली देनी है तो वो हमें फार्मेसी से ही लानी पड़ेगी, और स्टोर भी वहीं की जाएगी और वहीं से ही लानी पड़ेगी, मतलब पेशेंट को बीच में स्टॉक वगैरह नर्सिस वगैरह को कहीं भी नहीं देना है, सीधे फार्मासिस्ट से पेशेंट के पास तक आनी है। एडवांटेज देखते हैं क्या है, एडवांटेजेस ऑफ यूनिट डोज सिस्टम। पेशेंट रिसीव बेटर हेल्थ सर्विस, पेशेंट जो है अब एक सिंगल यूनिट डोज दी जाएगी तो बहुत ज्यादा देखकर परख कर, यानी कि फिजिशियन उसको अच्छे से बताएगा कि तुम्हें सिर्फ 1 गोली लेनी है, वो नर्स के द्वारा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे रूल्स, और फार्मासिस्ट के द्वारा वहां से दवाई स्टोरेज जो की गई है उसको उठाया जाएगा वहां से, है ना। एंड हैव टू चार्ज फॉर दोज ड्रग, पेशेंट रिसीव बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि उसको अच्छी सर्विस मिलेगी हॉस्पिटल में, एंड हैव टू चार्ज फॉर दोज ड्रग। अब जो उसको 1 गोली 3 गोली 4 गोली जितनी भी गोली दी गई है, जितनी भी मेडिकेशन दी गई है, सिंगल यूनिट डोज दी गई है, उसको उसे चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा। एंड डोजेस व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड टू देम, यानी कि जो दवाई उसने ली है उसका उसे प्रॉपर एक चार्ज करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा उसका। नर्सिस गेट मोर टाइम फॉर पेशेंट केयर, नर्सिस के पास ज्यादा से ज्यादा टाइम होगा पेशेंट की केयर करने के लिए, क्योंकि उसको बार बार दवाई लेने भागना नहीं पड़ेगा फार्मेसी डिपार्टमेंट में, उसको पहले से ही वो मौजूद वहां पे मिलेगी। बिकॉज ऑल डोजेस ऑफ मेडिकेशन आर प्रिपेयर्ड बाय द फार्मासिस्ट, क्योंकि जो नर्स होगी वो केयर करने पर ज्यादा ध्यान देगी पेशेंट की, उसको दवाई लेने फार्मेसी डिपार्टमेंट में या फार्मेसी में भागना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर्स आर लो। अब जब कोई दवाई सिंगल डोज दी जाएगी तो उसमें ये तो है नहीं कि 5-6 दवाई एक साथ दे रहे हैं तो गलती हो जाएगी या कुछ भी एरर हो जाएगा। अब सिंगल डोज देंगे, यूनिट डोज देंगे तो उससे गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एज द फार्मासिस्ट चेक द कॉपी ऑफ द फिजिशियन ओरिजिनल ऑर्डर बिफोर डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग, यानी कि इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है वो फिजिशियन ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसकी ओरिजिनल कॉपी चेक करता है, कोई भी फोटो कॉपी चेक नहीं करता, ओरिजिनल कॉपी चेक करता है दवाई देने से पहले, डिस्पेंसिंग द ड्रग, यानी कि दवाई जो देता है नर्सिस वगैरह या पेशेंट कोई भी रिलेटिव्स उसका लेने आता होगा तो वो उसकी ओरिजिनल कॉपी चेक करता है फिजिशियन की। इट रिड्यूसेस रेवेन्यू लॉसेस, यानी कि ये जो है हमारे जो फार्मेसी है इसमें दवाइयों का ज्यादा नुकसान नहीं होता और प्रॉफिट रहता है, यानी कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता, ये नुकसान से हमें बचाता है। डिसएडवांटेज देखते हैं
इरेगुलर डोज यानी कि जो डोज ऊपर नीचे हो जाती है उसका ध्यान रखें। इसमें इरेगुलर डोज आती है, अगर जो डॉक्टर बताता है कि इस टाइम लेनी थी या वो टाइमिंग उसकी चेंज हो जाती है सिंगल डोज की, ये इरेगुलर डोज हो सकती है इसमें। स्किल फिजिशियन इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि जो स्किल, एक एक्सपीरियंस और एक अच्छा फिजिशियन, एक डॉक्टर इसमें रिक्वायर होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में, क्योंकि सिंगल डोज अगर जो दी जा रही है तो कुछ ना कुछ उसमें फायदा होगा। रेगुलर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें क्या है, कोई जब दवाई देंगे तो इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग देख दिखाव की जरूरत होगी पेशेंट्स को, नर्सेज देखती रहेंगी उनको कि कोई दिक्कत ना हो ड्रग लेने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी को इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। हमारी मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर हमारे आप जाकर पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।